तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं अमित कुमार अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बेटे हम आपको जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम कंटिन्यू क्लासेस आपको अपने अमित क्लासेस चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं। जिसमें आज का जो टॉपिक रहने वाला है बेटे, हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या व्यंजक होता है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कल हमने जो डिस्कशन किया था, वो कल हमने डिस्कशन किसके बारे में किया था? कल हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डिस्कशन किया। तो आज की क्लास में होगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो करते हैं हम वो बेटा और समझते हैं क्या है इसमें, कैसे करेंगे इसे सोल्यूशन। तो बेटा इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलते हैं बेटा। सबसे पहले हमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेंगे। देखिए मान के चलते हैं बेटे, मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक है, इस पर माइनस का क्यू आवेश रखा हुआ है और इस पे प्लस का क्यू आवेश। इस पर माइनस का क्यू आवेश, इस पे प्लस का क्यू आवेश। ये जो दोनों एक दूसरे से जो है वो डी दूरी पर है, 2d दूरी पर है। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटे? 2d दूरी पर है। ठीक है, अब ये द्विध्रुव दिखाई दे रहा, इस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति होगी। अब इसकी अक्षीय स्थिति में, इसी अक्षीय स्थिति के लंबवत एक रेखा खींच लेंगे, जैसे निरक्षीय रेखा कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसके मध्य बिंदु से, मैं इस मध्य बिंदु का नाम दे देता हूं O है। इसके मध्य बिंदु O से लंबवत एक रेखा खींच लूंगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से एक रेखा खींचता हूं। ठीक है, जो रेखा बेटा कितनी दूरी पर है? लंबवत एक रेखा खींची। इस रेखा पर एक बिंदु P है। ठीक है, क्या बिंदु है बेटा? यहाँ पे एक बिंदु P है और इसी P बिंदु पर R दूरी पर, इस P बिंदु पर निरक्षीय रेखा में P बिंदु लिया R दूरी पर, जहां पे हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। समझ आ रही बात? ठीक, तो बेटा यहां से क्या करेंगे, यहां से और इस बिंदु को आपस में मिलाएंगे, ए बी बिंदु को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बी पी को भी आपस में हम मिला देंगे, बी और पी को इस तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा एक्सपेंड और करते हैं, इसे आगे बढ़ा लेते हैं और इसको भी हल्का सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हल्का सा बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। इतना मैंने आगे के लिए इसे बढ़ा दिया इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बढ़ाएंगे तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटे बाहर की तरफ, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी बेटे अंदर की तरफ होगी। E2 कैसे होगी बेटे? अंदर की तरफ होगी। अब इस वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं। कितने घटकों में? दो घटकों में हम इसे वियोजित कर लेते हैं। तो बेटे जब इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे तो बेटे ये वाला जो होगा भाग, ये जो भाग हो जाएगा मेरे पास, थोड़ा सा और इसे हटाते हैं, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेते हैं। इसको एक्सप्लेन कर दिया बेटे हमने। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले इसको दो घटकों में वियोजित, एक तो ये और एक भाग ये। तो बेटा ये जो भाग होगा इसे बोलेंगे E1 sin थीटा, और बेटे ये वाला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे? E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। ठीक, इसी प्रकार से इसको वियोजित करेंगे तो ये वाला जो भाग हो जाएगा इसका, ये जो वाला भाग हो जाएगा, ये वाला, ये जो भाग हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, cos थीटा नहीं, sin थीटा। और ये वाला जो भाग हो जाएगा बेटा इसका, ये वाला भाग, ठीक है, इस तरीके से ये जो हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे E1 और E2 समान दिशा में है, इसलिए इनका परिणामी ये पे निकल के आएगा। अच्छा, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट दिशा में, लेकिन परिणामी समान है, इसलिए ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बेटा यहाँ से कि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा समान दिशा में है, समान दिशा में है। अतः इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो होगी E बराबर बेटे E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा बेटा। अब ये मध्य बिंदु लिया है तो ये डी हो जाएगी और ये भी डी हो जाएगी। ये 90 का कोण बन रहा है तो बेटे मैं इस कोण को थीटा मान के चलता हूँ और इस वाले कोण को भी क्या मान के चलता हूँ बेटा, थीटा मान के चलता हूँ। तो बेटे मैं ये वाली दूरी निकाल के लेके आता हूँ, ये वाली दूरी। ठीक है, तो जब मैं ये वाली दूरी निकालूंगा तो देखो त्रिभुज बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे बना के बताते हैं बेटे इस तरीके से। ये P हो गया मेरे पास, ये O हो गया और ये B हो गया। ये थीटा कोण बन रहा है, कौन सा कोण हो गया, थीटा। ये दूरी है D, ये जो दूरी है वो R है। तो बेटे मुझे ये वाली दूरी चाहिए। ठीक है, बेटे ये वाली दूरी चाहिए क्योंकि इस B की इस पर प्लस का क्यों आवेश का रखा हुआ, तो इसके कारण P पे निकालेंगे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमें ये वाली दूरी की आवश्यकता होगी। तो लगाते हैं बेटा, इसके लिए बेटा कोस थीटा लगाते हैं। ये क्या बेटे मेरे पास, ये 90 का कोण, ये आधार हो गया। ये क्या हो जाएगा, 90 के सामने ये कर्ण हो गया, हो गया। अब ये कर्ण है तो बेटा ये हमें पाइथागोरस से ही लगाएंगे, सीधे सीधे पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस में ये कर्ण हो गया तो पाइथागोरस कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ओबी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओपी आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो बीपी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो बीपी कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, ये बीपी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वो वैल्यू जो आ रही है बेटा मेरे पास आ रही है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कितनी आ रही है, आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। बेटा ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम होगी तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, ये वैल्यू भी आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर है। कैसे आप बोल के चलेंगे, यहाँ पर जो है एपी जो है, एपी बराबर है बेटा किसके, बीपी के, बीपी के। अच्छा ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी एक दूसरे के बराबर। अच्छा ये दूरी एक दूसरे के बराबर है तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे E1 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, E1 बराबर हो जाएगा E2 के। सही है, तो रखेंगे बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 की जगह पर E1 कोस थीटा, कितना हो जाएगा 2E1 कोस थीटा, E बराबर 2E1 कोस थीटा हो जाएगा ना। ठीक, तो बेटा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी। अभी ये फार्मूला नहीं निकला, अब यहाँ से मैं E1 की वैल्यू निकालूंगा और कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, पुटिंग करूंगा, उसके बाद ही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आने वाली है हमारे पास। तो लगाते हैं बेटा, हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालें, E1 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप लिखेंगे प्लस के क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस के क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगी Q बटे के आर स्क्वायर। बीच की दूरी क्या हो रही है बेटे, बीच की जो दूरी हो रही है वो हो रही है अंडर रूट का आर का स्क्वायर प्लस के डी का स्क्वायर। ठीक है, तो एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आती है। आगे अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, इतनी होगी। हाँ, तो बेटा ये वैल्यू पुटिंग करेंगे इसमें। उससे पहले कोस थीटा की भी वैल्यू निकालो। कोस थीटा, कोस थीटा क्या कहता है, कोस थीटा कहता है आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो आधार कितना हो रहा है, आधार हो रहा है बेटे मेरे पास डी, कर्ण कितना हो रहा है बेटे मेरे पास, कर्ण जो है कर्ण की जो वैल्यू निकल के आई बेटे यही निकल के आई। तो रखेंगे आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर रखी, तो ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू होगी। दोनों वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो E बराबर हो जाएगा 2, E1 कितना हो रहा है बेटे मेरे पास, E1 ये आई मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस के उसके बाद डी स्क्वायर। सही है, बराबर, सॉरी बराबर क्यों लगाएंगे, कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो डी बटे के कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के, इसके ऊपर स्क्वायर चलेगा तो ये हो गया बेटे मेरे पास स्क्वायर, और अंडर रूट की वैल्यू जो है वो डी स्क्वायर है मेरे पास। सही है, तो बेटे यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा और 2 की इसके साथ गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा क्यू
यानी कि क्यू इंटू का 2d हो जाएगा ये, और बट्टे की मैं बात कर लेता हूं, बट्टे का टोटल ऐसे लिखो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो ही गया। 2q इंटू का 2l, q इंटू का 2d, ये हो गया। इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा इसके बाद आते हैं इसका, इस रूट को 1 बटे के हम 2 लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को 1 बटे के 2 लिखते हैं, रूट को कितना रखते हैं 1 बटे के 2 लिखते हैं। करते हैं कैलकुलेशन, तो ये वाली जो वैल्यू है बेटा p के बराबर हो जाएगी, कितने के बराबर हो जाती है p के बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे के, इसको कैलकुलेशन है पावर 1 मानी जाएगी, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर 3 बटे के 2, 3 बटे के 2। आप क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं डी स्क्वायर के मान को अगर मैं बढ़ाता, आर स्क्वायर के मान को बढ़ाता जाऊं, आर स्क्वायर के मान को मैं बढ़ाता ही चला जाऊं, तो डी स्क्वायर का जो मान होगा, डी स्क्वायर का जो मान हो जाता है बेटा कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे बचेगा ई बराबर, इधर लिख लो आप, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे पास ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा p बटे, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर के ऊपर 3 बटे के 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर जो आ जाता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे के r की पावर 3, ये आ जाता है बेटे मेरे पास। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता जो होगी वो ये होगी, सही है। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता p, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण r मतलब दूरी होगी, ठीक है। तो यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमारा हो गया, ठीक है। कल बेटे हम लेके आएंगे वन शॉट, ठीक है। और इस चैप्टर के हमने 3-4 लेक्चर कर लिए, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन हमने निपटा लिए इस चैप्टर के। कल हम वन शॉट लेके आएंगे, और जिसमें बेटे एक ही क्लास में हमने जितने अभी तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं उनको मिक्स करके कल हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, और मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।